अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के कुछ डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसमें एक जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द जो फार्मासिस्ट होते हैं किस क्लॉज और सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर क्लास फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्लॉज फर्स्ट और सेक्शन सेकंड ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट 1948 जो आया था उसके सेक्शन सेकंड और क्लॉज फर्स्ट के अंदर फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कम्युनिटी फार्मेसी इज़ द फार्मेसी हुइच लिंक्स बिटवीन, मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है उसको क्यों डिज़ाइन किया गया था। एक्चुअली डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कम्युनिटी फार्मेसी को इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि जो समुदाय के लोग होते हैं, जो एक गांव के लोग होते हैं, जो एक कम्युनिटी के लोग, पूरे कम्युनिटी के लोग डिजीज़ से संक्रमित होने लगते हैं, डिजीज़ से इन्फेक्टेड होने लगते हैं। तो उन सारे कम्युनिटी, एक पूरी कम्युनिटी को आपके हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए जो सब्जेक्ट को ऐड किया गया उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी एंड हेल्थ। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट है उसको कम्युनिटी और हेल्थ को जोड़ने का एक लिंक है। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी इज द फार्मेसी व्हिच लिंक्स बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट वर्किंग इन इंडिया मस्ट हैव अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्टेट। मतलब जो फार्मासिस्ट इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो फार्मासिस्ट इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं उनको फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। उनको किसके अंडर में वो रजिस्ट्रेशन मिलता है? तो फार्मेसी एक्ट 1948 के प्रोविज़न के अंडर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब फार्मासिस्ट वर्किंग इन इंडिया मस्ट हैव अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट कम्स अंडर प्रोविज़न ऑफ फार्मेसी एक्ट। मतलब जो सर्टिफिकेट उनको इशू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए फार्मासिस्ट को मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट द फार्मासिस्ट मस्ट एक्वायर द मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब आपका फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए पर्सन को या स्टूडेंट्स को कम से कम डी फार्मा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी फार्मेसी इज आल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी। मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है उसको रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विथ पीपल। मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है वो पीपल से किस तरीके से डील करता है? तो जो लोकल एरिया के पीपल होते हैं, जो एक कम्युनिटी, एक समुदाय के पीपल होते हैं, उनके साथ में कम्युनिटी फार्मेसी डायरेक्टली डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विथ ओपनिंग द केमिस्ट शॉप। मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो कम्युनिटी फार्मेसी इंडिया में 1811 ईस्वी में केमिस्ट शॉप ओपन करके स्टार्ट हुआ था। मतलब 1811 ईस्वी में कम्युनिटी फार्मेसी इंडिया में स्टार्ट हुआ। कब? केमिस्ट शॉप को ओपन करने के साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेगुलर 2 ईयर कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड एट। मतलब फर्स्ट टाइम जो 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होता है वो कब स्टार्ट किया गया था और कहाँ स्टार्ट किया गया था? मतलब केमिस्ट और ड्रगिस्ट का जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो फर्स्ट टाइम किस जगह पे स्टार्ट किया गया था? तो वो चेन्नई में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वाज फॉर्म्ड इन। मतलब जो ये IOCD का जो ऑर्गेनाइजेशन है कब फॉर्म किया गया था? तो 1979 में ये IOCD का ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1729 द फर्स्ट कम्युनिटी फार्मेसी वाज फाउंडेड इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में पहली बार 1729 ईस्वी में कम्युनिटी फार्मेसी फाउंड किया गया था, मतलब ओपन किया गया था। जो डिस्कवर्ड
सेलिसिन इन विलो बार्क, मतलब जो जॉन बचनर थे उन्होंने सबसे पहले सेलिसिन को विलो बार्क में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड इज पब्लिश्ड इन, मतलब जो वर्ल्ड का पूरे दुनिया का जो फार्माकोपिया था वो सबसे पहली बार कहाँ पब्लिश हुआ था? तो न्यूरमबर्ग जर्मनी में सबसे पहली बार जो फार्माकोपिया था वो न्यूरमबर्ग जर्मनी में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डिग्री फार्मेसी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन BHU इन द ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में फार्मेसी कब और कहाँ स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? तो आपका यही क्वेश्चन आंसर होना चाहिए कि 1932 ईस्वी में BHU में सबसे पहले फार्मेसी कोर्स लॉन्च किया गया था। मतलब इंडिया में 1932 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में फार्मेसी डिग्री लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है In 1993, the International Pharmaceutical Federation adopted the guideline for GPP, मतलब GPP के लिए IPF ने कब एडॉप्ट किया था? GPP गाइडलाइन को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने कब एडॉप्ट किया था? तो 1993 में GPP को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने एडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO पब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया इन व्हेयर, मतलब WHO ने सबसे पहली बार फार्माकोपिया कहाँ और कब पब्लिश किया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO ने फार्माकोपिया सबसे पहली बार पब्लिश किया था। अगर आपके 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछता है कि WHO ने सबसे पहली बार फार्माकोपिया कहाँ पब्लिश किया था और कब पब्लिश किया था, मतलब व्हेन द WHO पब्लिश्ड द फार्माकोपिया एंड व्हेयर। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए WHO पब्लिश्ड फार्माकोपिया इन जिनेवा स्विट्जरलैंड इन 1951, मतलब 1991 में WHO ने फार्माकोपिया को जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में पब्लिश किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब जो कम्युनिटी के फार्मासिस्ट होते हैं उनका प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है GPP स्टैंड फॉर, GPP का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ GPP, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOP इज ऑर्गेनाइज्ड एब्रीविएशन फॉर, मतलब SOP का एब्रीविएशन क्या है? SOP का एब्रीविएशन किस लिए हुआ था? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, मतलब जो SOP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स को कैसे परफॉर्म करना है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म होता है उसकी सारा प्रोसीजर उस लेबल्ड इन कॉपी में वो लिखा हुआ होता है। इंडस्ट्री में, आपके लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सभी जगह पर SOP लगा होता है। सारे इंस्ट्रूमेंट की, सारे ऑपरेटर्स का SOP होता है, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब उस ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, उस ऑपरेटर्स को यूज़ करने का प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके SOP में लिखी हुई होती हैं। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा GPP requires that the pharmacist first concerned in all setting is the, मतलब GPP को फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है तो वेलफेयर ऑफ पेशेंट, GPP वेलफेयर ऑफ पेशेंट के वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है GPP। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPP इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी दैट रिस्पॉन्स टू द, मतलब GPP फार्मेसी प्रैक्टिस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है? तो नीड ऑफ पीपल के नीड के बेस पे GPP रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIP मीन्स, FIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, मतलब FIP का फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछ सकता है कि राइट द फुल फॉर्म फॉर FIP, तो ये FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ SOPs इन फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब SOP को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? तो SOP को बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो फार्मासिस्ट का होता है। PMR मीन्स, PMR का फुल फॉर्म क्या होता है? पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, जो PMR होता है उसका फुल फॉर्म होता है
पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीपीपी गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय WHO FIP ऑन स्टैंडर्ड, मतलब जीपीपी का जो गाइडलाइन है 2011 में WHO के द्वारा जो फॉर्म किया गया था वो क्या था? फॉर क्वालिटी ऑफ फार्मेसी सर्विस, मतलब 2011 में जो जीपीपी की गाइडलाइन फॉर्म की गई थी वो फार्मेसी के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीपीपी गाइडलाइन आर बेस्ड ऑन द, जो फार्मासिस्ट के लिए जीपीपी गाइडलाइन होता है वो किस पर बेस्ड होता है? तो फार्मास्यूटिकल केयर पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर द, मतलब एसओपी क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, मतलब उस एसओपी में उस इंस्ट्रूमेंट उस ऑपरेटर्स के बारे में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि उनको हम कैसे यूज़ कर देंगे। तो एसओपी क्या है? सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर 3 प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सुपरक्रिप्शन इज प्रेजेंटेड बाय द सिंबल, मतलब जो सुपरक्रिप्शन होता है वो किस सिंबल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो उसमें सिंबल R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन व्हिच कंटेन्स नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट, मतलब जिस जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके जिस पार्ट्स में नेम्स क्वांटिटीज़ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो किस पार्ट्स में आता है? तो इंस्क्रिप्शन में आता है। मतलब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जिसमें किसी भी कंपाउंड्स के पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन व्हिच कंटेन नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट, मतलब जिसमें ड्रग लिखा होता है वो आपका इंस्क्रिप्शन होता है। मतलब कौन सा दवा लेना है, कितने टाइम लेना है, कितनी बार लेना है, कितना mg लेना है, ये सारा इंस्क्रिप्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सब्सक्रिप्शन कॉन्टेंस। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है? तो उसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द डोजेज फॉर्म, मतलब फार्मासिस्ट को डायरेक्शन लिखे हुए होते हैं कि कैसे डोजेज फॉर्म को डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचर एंड ट्रांसक्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन गिवन बाय प्रिस्क्राइबर टू द पेशेंट अबाउट हाउ एंड व्हेन टू टेक द मेडिकेशन, मतलब सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है जिसमें जो प्रिस्क्राइबर होता है वो लिखता है कि मेडिकेशन को कब और कैसे खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग लेबलिंग इज आल्सो नोन एज, मतलब जो ड्रग का लेबल होता है उसको और भी किसी नाम से जाना जाता है, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है prescription is an order written by physician, dentist or any other registered medical practitioners to the pharmacist to compounds and dispense specific medication for the individual patient, मतलब किसी भी पेशेंट को स्पेसिफिक मेडिकेशन और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू लिखा जाता है, किसी भी फिजिशियन के थ्रू। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें किसी भी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लिखता है पेशेंट के लिए कि उसमें पेशेंट्स को कौन सी दवा खानी है, कब खानी है, कितने टाइम खाना है, किससे परहेज करना है, उसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, डेट, ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग लेबलिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया आर प्रोवाइडेड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ड्रग का लेबलिंग किया जाता है, मतलब किसी भी ड्रग का जो लेबलिंग किया जाता है वो किस एक्ट में आता है? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में आता है। और किस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अंतर्गत किस सेक्शन में आता है? तो अंडर सेक्शन 96 एंड 97, मतलब जो किसी भी ड्रग का जो लेबलिंग किया जाता है वो सेक्शन 96 और 97 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के सेक्शन 96 और 97 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मेन लेबल इज आल्सो नोन एज, मतलब जो मेन लेबल होता है उसे डिस्पेंसिंग लेबल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज आल्सो नोन एज एंसिलरी लेबल या कॉशनरी एडवाइजरी लेबल या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग लेबल, मतलब जो ऑक्सिलरी लेबल होता है उसको एंसिलरी लेबल या कॉशनरी एडवाइजरी लेबल या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के नाम से भी जाना जाता है।
पिक्टोग्राम इज आल्सो कॉल्ड एज, जो पिक्टोग्राम होता है उसको किस नाम से और जाना जाता है, तो पिक्टोग्राम को पिक्टोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। पिक्टोग्राम इज अ सिंपल ड्राइंग चार्ट ग्राफ दैट यूजेस पिक्चर टू रिप्रेजेंट डाटा इन द सिंपल वे। मतलब पिक्टोग्राम एक ऐसा डाटा होता है, एक ऐसा ड्राइंग होता है जिसमें किसी भी चार्ट ग्राफ को पिक्चर के तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसके द्वारा लिखा हुआ होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा लिखा हुआ एक ऑर्डर होता है। आरएक्स इज यूज टू, आरएक्स किस प्रिस्क्रिप्शन के किस पार्ट्स में आता है, तो आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन के सुपरस्क्रिप्शन में आता है। और इसका मतलब क्या होता है, हाउ टू टेक, मतलब ड्रग को कैसे लेना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर इज अ डायरेक्शन टू द गिवन टू द पेशेंट, मतलब सिग्नेचर पेशेंट के डायरेक्शन के लिए होता है। मीनिंग ऑफ आर, आर मतलब होता है यू टेक। नेक्स्ट है द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाई, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको फार्मासिस्ट रिसीव करके चेक करता है कि उसमें क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ होता है। वो सारा फार्मासिस्ट किस डिजीज़ के प्रति लिखा हुआ होता है, कोई ड्रग गलत तो नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई ड्रग गलत लिखा हुआ है तो फार्मासिस्ट लेके जाएगा ड्रग मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करेगा और फिर वो उसका डाउट क्लियर करेगा कि क्या है, सही है या गलत है। तो वहाँ से फिर मतलब चेक करना फार्मासिस्ट का काम होता है। द अब्रीविएशन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर रिटन स्पेशली इन लैटिन लैंग्वेज, जो अब्रीविएशन होता है मतलब कितने टाइम खाना है, कब खाना है, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। इन अ डे ऑफ माइथोलॉजी द सिंबल आर वाज कंसीडर्ड एज द प्रेयर फॉर जुपिटर, मतलब एक प्रेयर का सिंबल होता है जो सिंबल आर होता है। द लैटिन आइटम रिटन इन द इंस्क्रिप्शन इज व्हीकल डायलुएंट, मतलब जो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, व्हीकल लिखा जाता है, डायलुएंट को लिखा जाता है। द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन कंटेन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में जो सुपरस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या लिखा होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट को क्या क्या डायरेक्शन लेना है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें सबस्क्रिप्शन के अंतर्गत आती हैं। BID लिखते हैं, BID का मीन्स क्या होता है, ट्वाइस इन डे, मतलब कोई भी ड्रग को अगर डॉक्टर लिख रहा है जैसे पैरासीटामॉल BID, तो पैरासीटामॉल को ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन में 2 बार लेना है आपको। प्रिस्क्रिप्शन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टस, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लैटिन के किस वर्ड से डिराइव हुआ होता है, प्रिस्क्रिप्टस से डिराइव हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL स्टैंड फॉर, जो PIL है वो किस लिए स्टैंड किया जाता है, तो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के लिए PIL स्टैंड। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, आपका चैप्टर 4 है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इज़ द एक्ट, मतलब जो कम्युनिकेशन है ये किसी भी गिविंग रिसीविंग शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का एक एक्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो एक एक्ट है किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को देने के लिए या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ईमेल एंड वेबसाइट और टाइप्स ऑफ, जो ईमेल और वेबसाइट होता है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, तो ईमेल और वेबसाइट आपके रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट्स होता है, मतलब अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ पर्सन हु ट्रांसमिट मैसेज, मतलब जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है या जो मैसेज को गिविंग करता है उसे क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। सेंडर इज़ अ पर्सन हु ट्रांसमिट मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीवर कौन सा होता है, रिसीवर आर द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड एंड अटैचमेंट द मीनिंग ऑफ मैसेज, मतलब जो सेंडर ने सेंड किया मैसेज को और रिसीवर ने जब रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में मैसेज का जवाब देना, मतलब मैसेज को अटैच सम मीनिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज का जो मीनिंग है उसको अटैच करके डिकोड करना, मतलब नोटिस करना, देखना और मैसेज को डिकोड करना ही रिसीवर का काम होता है। रिस्पॉन्स टू सेंडर्स, मतलब मैसेज इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज़ अ रिस्पॉन्स टू सेंडर होता है, मतलब जैसे मैंने आपको कोई बात कहा, आपने उस बात का कुछ जवाब दिया, इसका मतलब फीडबैक मिला। सेंडर मतलब मैंने वो बात कही, मैंने आपको वो बात सेंड किया, आपने उस बात का रिप्लाई किया, मतलब आपने फीडबैक प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्टेस्ट रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जो सोशल कॉन्टेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर और सेंडर के बीच का जो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप होता है उसे सोशल कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ईमेल क्या है, ईमेल एक रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइस क्या होता है, तो ये नॉइस मतलब किसी भी कम्युनिकेशन को ख़राब कर देना, डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन को ख़राब कर देना नॉइस कहलाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन आर प्री प्लान्ड, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन आर प्री प्लान्ड नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 पेशेंट काउंसलिंग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग इज बेनिफिशियल इन अंडरस्टैंडिंग द, मतलब जो काउंसलिंग होता है पेशेंट का जो काउंसलिंग होता है वो क्यों बेनिफिशियल होता है, तो पेशेंट और उसकी बीमारी को अंडरस्टैंड करने के लिए काउंसलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब जो काउंसलिंग होता है वो काउंसलर का और भी पेशेंट का दोनों का एक रिलेशन होता है, एक डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, दोनों के बीच का एक लिंकअप होता है, मतलब काउंसलिंग जो होता है वो पेशेंट और काउंसलर के बीच का लिंकअप होता है। COPD क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, ये आपके लंग्स में होता है। जब ज़्यादा टाइम तक आपका पल्मोनरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब आपका जो ब्रांकाई है ब्रांक्यूल्स सक्रिय रहेंगी, आपको से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, एक क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाएगा। और भी उसमें सिम्टम्स होते हैं और क्या रीजन्स होते हैं, उन सबको मैं अलग टॉपिक से आपको समझाऊंगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा COPD का जो फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब जो आपके लंग्स में होता है, आपके एल्विलाई में ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता कि जब आपका अस्थमा होता है, आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो जो आपका ब्रोंकाई होता है उसमें स्वेलिंग आने की वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा टाइम तक होगा तो उसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट काउंसलिंग हेल्प, मतलब पेशेंट को काउंसलिंग करना क्यों करते हैं, तो पेशेंट को काउंसलिंग करने से पेशेंट को मोटिवेशन मिलता है दवा लेने के लिए, जिससे उसका हेल्थ इम्प्रूव हो सके। मतलब अगर आप पेशेंट को काउंसलिंग करते हो तो पेशेंट को अंदर इम्प्रूवमेंट, पेशेंट का जो इलनेस है, जो डिजीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और पेशेंट दवा को आराम से लेगा। मतलब पेशेंट काउंसलिंग हेल्प टू मोटिवेट द पेशेंट टू टेक मेडिसिन फॉर इम्प्रूवमेंट हिज या हर हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिल स्टैंड फॉर पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, जो पिल होता है उसको पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट की तरीके से उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग कंटेंट, मतलब काउंसलिंग कंटेंट इज़ द हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन, मतलब जो पेशेंट काउंसलिंग सेशन होता है वो हार्ट ऑफ काउंसलिंग कंटेंट होता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन हिस्ट्री शुड बी टेकन एट लीस्ट, मेडिकेशन जब पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है तो पेशेंट का लास्ट 3 मंथ का मेडिकेशन हिस्ट्री लिया जाता है, मतलब लास्ट 3 महीने में पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री कोई तो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट, जो पेशेंट का पैकेज इंसर्ट होता है उसको कौन डिटरमाइन करते हैं, तो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिक्वायर्ड डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा PPI इज़ अ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब जो PPI होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट वो FDA के द्वारा अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है अलॉन्ग विद प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन के साथ में FDA PPI को अप्रूव्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज आल्सो नोन एज, PPI को PDL प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब जो ड्रग बहुत कम साइड इफेक्ट पहुंचाते हैं, जैसे जो ड्रग विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के नहीं लेना चाहिए वो OTC में नहीं आते, मतलब जैसे पैरासीटामॉल आपका OTC ड्रग होता है, मतलब जिसको ओवर द काउंटर से आप ले सकते हो, मतलब नीमोसलाइड पैरासीटामॉल जो ड्रग्स आपके एंटीबायोटिक आपका OTC नहीं होता है, मतलब जिन ड्रग को विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के आप ले सकते हो उसे हम OTC ड्रग बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
अ पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज आल्सो नोन एज, जो पेशेंट पैकेज में इंसर्ट होता है उसमें मेडिकेशन गाइड होता है, मेडिकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है वो गाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मासिस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द पेशेंट, मतलब जब फार्मासिस्ट पेशेंट को इंट्रोड्यूस करता है, जब फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग करता है तो सेल्फ को भी हिमसेल्फ को भी इंट्रोड्यूस करता है, जिससे क्या है कि जो पेशेंट का काउंसलिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके, प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरोपियन कमीशन इश्यूड द गाइडलाइन ऑन द रीडेबिलिटी ऑफ अ लेबल एंड पैकेज लीफलेट एंड मेडिकेशन प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए जो गाइडलाइन है इशू करता है, मतलब जो पैकेज लेबलिंग लीफलेट मेडिकेशन का इशू करता है वो कौन इशू करता है? यूरोपियन कमीशन इशू करता है। नेक्स्ट है इन यूएसए द कॉन्सेप्ट ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज प्रैक्टिस, मतलब यूएसए में पीपीआई कब कॉन्सेप्ट में आया, मतलब पीपीआई कब प्रैक्टिस में आया? तो 1968 से यूएसए में पीपीआई प्रैक्टिस में आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमआई क्या होता है? मतलब सीएमआई होता है कंज्यूमर मेडिकेशन इंफॉर्मेशन, सीएमआई। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसमें आपको अभी ये फर्स्ट पार्ट आपका आ रहा है, इसमें आपको मोस्टली अगर आप सारे पार्ट्स, इसका मोस्टली 3 पार्ट्स आएंगे, आप सारे पार्ट्स देखते हैं तो आपको 20 में से मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब 20 में 20 नंबर आप पूरा पा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसको आप पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू।